हाय गाइस, वेलकम बैक। सो रिसेंटली इंडिया के 51st चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए हैं। और ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर होने वाली है। अब इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स, फिगर्स, सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो सकता है उन्होंने ओथ ले ली है, हो सकता है अभी वो ओथ लेने वाले हैं। तो वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हमको सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि हम एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, जिसमें इस टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब मैं तुम्हें सारे के सारे फैक्ट्स बता देता हूं जो इस टॉपिक से तुम्हें आ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो तुम्हें पूछी जा सकती है कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है। तो ये नाम है इनका जस्टिस संजीव खन्ना। शायद आप लोग ने अभी तक ये नाम सुन लिया होगा। ये बहुत ही पॉपुलर जज हैं। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जजमेंट दिया था, जो 5 जजेस की बेंच थी। तो उसमें ये की पर्सन थे। तो ये होने वाले हैं अब सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जस्टिस को, किस करंट चीफ जस्टिस को ये सक्सीड करेंगे। तो ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज DYC, DY चंद्रचूड़ को सक्सीड करेंगे। तो जस्टिस DYC को सक्सीड करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और जो आपको याद रखना है, कि इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो इनका नाम है HJ कानिया। ये फिर से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट स्टैटिक लीगल की तरह। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी हायर है क्योंकि ये DYC के फादर हैं। इनका नाम है YVC, YV चंद्रचूड़। ये जो है ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे। इनका टेन्योर जो था वो 7+ ईयर्स का था। अब अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू चीफ जस्टिस जो आपको पूछा जा सकता है, कौन से इंडिया के चीफ जस्टिस थे जिनका शॉर्टेस्ट टेन्योर था। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले चीफ जस्टिस जो हैं, इनका नाम है KN सिंह। यहाँ पे फर्दर आपको एक एक्स्ट्रा माइल जाके आपका एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मैं आपको यहीं पे एड्रेस कर दे रहा हूं। ये थे इंडिया के 16th CJI। ये थे इंडिया के 22nd CJI। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है बहुत ही, कि जो इंडिया के शॉर्टेस्ट सर्विंग CJI थे, दैट इज KN सिंह, इनका टेन्योर मात्र 17 दिनों का था। 17 डेज का था। शायद आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बार टेन्योर 13 दिन का था, और इनका 17 दिन का है। तो ये 22nd CJI थे जिनका शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है इंडिया में आज तक। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया के कौन से चीफ जस्टिस थे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो आपको यहां पे नाम याद रखना है, M हिदायतुल्ला। ये शायद आपको पता होगा। M हिदायतुल्ला जो है, इन्हीं के नाम पे HNLU रायपुर भी है। तो HNLU रायपुर में जो H है, H स्टैंड्स फॉर हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला जो थे वो इंडिया के चीफ जस्टिस थे। उस वक्त पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनको एलिवेट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी यही चीज होती है इंडिया में। आपको एक फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, तो उस पॉइंट पे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो आपको आंसर मार्क करना होगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिंपल स्वीट आंसर। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम लोग जो एक टफर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो चीज आपको पूछी जा सकती हैं, उन पे मूव करते हैं। सबसे पहली चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज का, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात आ गई एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में फर्स्ट एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, दैट इज ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत बेसिक सी एलिजिबिलिटी है, शायद आपको ये बात समझ आ रही होगी। इसके बाद थर्ड एलिजिबिलिटी और फोर्थ एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, ये आपको ज्यादा स्पेसिफिकली याद रखना है, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब उनको मिनिमम 10 ईयर्स की या फिर 10+ ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी किसी भी हाई कोर्ट में। तो किसी भी हाई कोर्ट में उनकी 10+ ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर उनका 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जुडिशरी। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर कोई भी पर्सन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए। अब इस पर्सन को ओथ दिलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि अब CJI बनने के लिए अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्या होता है, अगली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है। तो अब सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो होता है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं आज के डेट पे कोलिजियम सिस्टम। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलिजियम सिस्टम पे, कोलिजियम सिस्टम को कहा जाता है सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस।
फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो चीजें करता है। फर्स्ट तो कर दिया इसने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज ट्रांसफर ऑफ जजेस पे भी यही डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका हाई कोर्ट से तमिलनाडु हाई कोर्ट आपको किसी जज को ट्रांसफर करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो होगी कोलिजियम सिस्टम पे। अब मैं बता देता हूँ कोलिजियम सिस्टम होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ पे मेंशन्ड है, सारी की सारी चीजें। तो अब अपॉइंटमेंट से हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जो ओथ लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है, सीजेआई को ओथ दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्रेसिडेंट को। ये बात तो आप शायद समझ गए होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, मेंशन्ड है इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया आर्टिकल 124 क्लॉज 2। इसके अंदर मेंशन्ड है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को कैसे अपॉइंट करना है और क्या करना है। इसके अंदर एक सिस्टम मेंशन्ड है जिसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होगा प्लस इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा, ये लोग मिलकर डिसीजन लेंगे फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का अगला जज किसको होना चाहिए। एलिजिबिलिटी हम लोग ने ऊपर देख ली थी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख ली थी कि ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस इन हायर जुडिशरी। तो अब इस एक्सपीरियंस के बाद इन दोनों के पास चांस आ जाता है कि ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको तीन चीजें याद रखनी है। तीनों चीजों को मैं यहीं पे एक साथ मेंशन कर दे रहा हूं। एक कहा जाता है फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड होता है थर्ड जज केस। ये तीनों आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि इन्हीं से सिस्टम इवॉल्व हुआ है। तो पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट जो भी बोलता था उस बात को मान लिया जाता था, सीजेआई उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करता था, तो इस तरह से इजीली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो जाता था इन द सुप्रीम कोर्ट। अब अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल से होता था, वो आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल आपको याद रखना है, यहाँ पे क्लॉज 2 याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों याद रखना इंपॉर्टेंट है वो मैं कुछ देर में आपको बता दूंगा। अब ये जो फर्स्ट जजेस केस हुआ था ये हुआ है इन द ईयर 1981। सेकंड जजेस केस हुआ है इन द ईयर 1993 एंड थर्ड जजेस केस हुआ है इन द ईयर 1998। तीनों डेट्स आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको याद रखनी ही रखनी होंगी। तो अब यहां पे आपको अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोलिजियम सिस्टम कहां से आया। पहली चीज, कोलिजियम सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कोलिजियम सिस्टम मेंशन्ड नहीं है। आपको एक अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस आर्टिकल में मेंशन्ड है कोलिजियम सिस्टम, उस पॉइंट पे आप मार्क करोगे इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना, वहां पे आपको कोई आर्टिकल ढूंढ के मार्क नहीं करना है। आपको आर्टिकल 124 क्लॉज 2 मार्क नहीं करना है, उसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट सिस्टम, लेकिन वो कोलिजियम की बात नहीं करता है। तो कोलिजियम का डेवलपमेंट हुआ है थ्रू सेकंड जज केस। देखो ये छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको तीनों जजेस केस के अंदर क्या हुआ उस चीज पे अपन नहीं जा रहे हैं, वो चीज अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है यहाँ पे। तो सेकंड जज केस में से बर्थ हुआ है, यहां पे याद रखना बर्थ ऑफ कोलिजियम सिस्टम, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उस पॉइंट पे आप मार्क करोगे सेकंड जज केस। सेकंड जज केस से बर्थ हुआ है ऑफ कोलिजियम सिस्टम। यहां पे जो सिस्टम बताया गया है उसमें बोला है कि टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दो सीनियर मोस्ट जो भी जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के प्लस सीजेआई मिलके डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जज किस इंसान को बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट अगर कोई पोजीशन एम्प्टी होती है, वैकेंसी होती है, तो उस पॉइंट को फिल करने के लिए अगला जज कौन होना चाहिए डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई इनको। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला थर्ड केस हुआ है, थर्ड केस में कोलिजियम सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ है। सिस्टम हम कोलिजियम ही फॉलो करेंगे लेकिन कोलिजियम का यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। इस एक्सपेंशन में बोला गया है कि अब फोर सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंडिया का नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होना चाहिए। तो करंट स्ट्रक्चर जिसको आज हम लोग फॉलो करते हैं 2024 में, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस पॉइंट पे जो सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है वो ये वाला सिस्टम है। आपको इस बात को याद रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आज के डेट पे क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। अब कोलिजियम सिस्टम में जब ये चारों जजेस की मीटिंग होती है तो इसमें डिसीजन जब लिया जाता है तो उस डिसीजन लेने के सिस्टम को बहुत ज्यादा ओपेक माना जाता है।
ओपेक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में ये पांचों जजेस बैठेंगे, ये मिल के नामों पे डिसाइड करेंगे। इस मीटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं आने दिया जाता है, और इस कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में जो भी चीज डिसाइड होगी वो उन पांच जजेस को पता होगी, और एक फाइनल नाम को डिसाइड कर लिया जाएगा, और उस फाइनल नाम के जज को अपॉइंट कर दिया जाएगा इन सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जो सिस्टम होता है ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, इसको बहुत ज्यादा ओपेक बोला जाता है। आपको यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कोट पूछा जा सकता है जिसको कहा जाता है अंकल जज सिंड्रोम। अंकल जज सिंड्रोम जो है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन जुडिशरी के ओपेक सिस्टम को। यानी कि अगर मेरी कोई बहुत अच्छी पहचान है, या फिर बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बोलूं कि अच्छी मेरी जुगाड़ है, तो मैं इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता हूं बहुत ही इजीली। इसलिए आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी आपको बहुत ज्यादा नेपोटिज्म दिखेगा, बिल्कुल करण जौहर की मूवी की तरह दिखेगा। तो इसलिए ये एक जो सिस्टम है इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होने के बाद मोदी जी ने ये एक नया सिस्टम लेके आए, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद, और ये जो सिस्टम है इसका नाम रखा गया एनजेएसी। एनजेएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको लाया गया है 2014 में। 2015-14 कैसे हुआ मैं एक बार आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे भी हम लोग 14 ही ले लेते हैं। 2014 में एनजैक को लाया गया। तो एनजैक आ गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इंडिया में फर्दर जो भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट होगा, उस अपॉइंटमेंट को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस एक पर्टिकुलर कमिटी की। अब इस कमिटी में कौन कौन लोग हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इसके मेंबर होंगे सीजेआई, जो भी करेंट चीफ जस्टिस होंगे वो इसके मेंबर होंगे। उसके बाद टू सीनियर मोस्ट जजेस। सीनियर मोस्ट जजेस का मीनिंग क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सीनियर मोस्ट जजेस का मतलब ये होता है कौन कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट में रहा है। अब मान लो दो जजेस हैं, एक यश है और एक एक्स है। यानी कि दो जजेस हम लोग मान ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए। यश की एज जो है मान लो 62 ईयर्स है, इनकी एज जो है 64 ईयर्स है, एक्स की। तो अब यहाँ पे सीनियर कौन हुआ, सीनियर एक्स हुआ। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिसका पहले अपॉइंटमेंट होगा उसको सीनियर माना जाएगा। अब मान लो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है 1 जनवरी 2024 को, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 14 फरवरी 2024 को। तो अब यहाँ पे सीनियर जो होगा एज कम होने के बाद भी यश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस डेट से चेक कर रहे हैं कि जिस डेट पे आदमी सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उस जो इंसान सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज बिताएगा सुप्रीम कोर्ट में वो सीनियर मोस्ट होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सीजेआई जो होता है उसने सबसे ज्यादा वक्त बिताया है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वो सीजेआई हो गया। और ये जो लोग हो गए ये दो सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं लॉ मिनिस्टर, और इसके बाद आएंगे टू एमिनेंट पर्सन्स। एमिनेंट पर्सन्स का मतलब होता है कोई भी लीगल फील्ड के जूरिस्ट या फिर कोई भी सिविल सोसाइटी के लोग जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि अगला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनना चाहिए। तो ये एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसके अगेंस्ट में जुडिशियल रिव्यू किया गया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जुडिशरी किसी भी लॉ को ट्राई कर सकती है कि वो लॉ सही है कि नहीं इंडियन सोसाइटी के ऊपर। तो 2015 में एनजैक का जुडिशियल रिव्यू हुआ। इस जुडिशियल रिव्यू में ये निकल के आया कि एनजैक को हमको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। स्ट्राइक डाउन का मतलब हमको इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हो रहा है जो कि जुडिशरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन ये सिस्टम आज भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको इसको याद रखना है। तो आपको अगली चीज ये याद रखनी है कि अभी जो सिस्टम इंडिया में चलता है वो फिर से वो कोलिजियम सिस्टम ही है। कोलिजियम सिस्टम ही वर्क करता है आज की डेट पे इंडिया में। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि सीजेआई यूनिक क्यों होता है, मतलब सीजेआई को हम लोग अलग क्यों कंसिडर करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई और अदर जजेस में डिफरेंस क्या है, अंतर कहाँ पे है? तो अंतर को आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है जीके के सेक्शन में। तो सीजेआई जो होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इजीएस्ट पॉइंट है, ये सीनियर मोस्ट है। यानी कि इसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज बिताए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हो सकता है इसकी एज कम हो, इससे ज्यादा एज के जजेस हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो इंसान सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज बिताएगा सुप्रीम कोर्ट में वो सीनियर मोस्ट हो जाएगा। ये बात आप शायद समझते होंगे बहुत अच्छे से। पॉइंट नंबर 2, मास्टर ऑफ
रोस्टर। आप इस बात को याद रखना, इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब होता है कि सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो आती हैं सीजेआई के ऊपर। तो देखो, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जुडिशरी में। जुडिशरी में फर्स्ट टाइप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको रोज सुबह आना है काला कोट पहन के कोर्ट के अंदर। आपका आपके सामने दो वकील आएंगे, वो आपके सामने फाइट करेंगे, फिर आपको उनकी जजमेंट देनी है, बताना है कौन सही है कौन गलत है, किसके ऊपर केस चलाना चाहिए, किसको जेल भेजना चाहिए, वो सारा डिसीजन देना है। और दूसरा, आपको समझ आता होगा कोई भी अगर ऑफिस चल रहा है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में हमको कोई नया कोर्ट रूम कंडक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर हमको किसी तरह की फैसिलिटी की जरूरत है, या फिर हमको कोर्ट रूम को ऑनलाइन में टर्न करना है, तो इस तरह की कोई भी नई चीज को करना है तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जाती है। और उसको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है सीजेआई की, या फिर उस स्टेट के सीजे की। सीजे का मतलब होता है चीफ जस्टिस। तो जैसे हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो इस तरह से चीफ जस्टिस हो जाते हैं। इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर। थर्ड, सीजेआई को बोला जाता है प्राइमस इंटर पेरिस। इस टर्म को याद रखिएगा, एक लैटिन मैक्सिम है प्राइमस इंटर पेरिस। इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। फर्स्ट अमंग इक्वल्स का मतलब होता है कि हम सब बराबर हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक इंसान फर्स्ट है। तो वो जो फर्स्ट पर्सन है, अब जैसे कि कोई भी कंपनी होती है तो उसमें प्राइमस इंटर पेरिस कौन हो जाता है? उस कंपनी का फाउंडर या उस कंपनी का सीईओ, जो सबसे ऊपर माना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो इलॉन मस्क जो है वो स्पेस एक्स का प्राइमस इंटर पेरेस है। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी कि उसके एम्प्लॉयज सारे के सारे इक्वल हैं, लेकिन वो टॉप पे है। अब सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। नंबर वन, सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं 33+1। 33+1 जो है ये प्राइमस इंटर पेरेस है। ये शायद आपको समझ आ रहा होगा, फर्स्ट अमंग इक्वल, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज 34। अब इंडिया में टोटल नंबर ऑफ, अच्छा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में है 25। इन 25 हाई कोर्ट्स में जो सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है, इसका नाम भी आपको पूछा जा सकता है। लेटेस्ट हाई कोर्ट बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो जुडिशियल कैपिटल है दैट इज अमरावती। अमरावती में आने वाला है इंडिया का 25th हाई कोर्ट, जो कि आ चुका है अभी। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है 25th हाई कोर्ट कौन सा है। अब इंडिया का बिगेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? बिगेस्ट हाई कोर्ट का मतलब होता है जिस हाई कोर्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस हैं। तो इंडिया का बिगेस्ट हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है 160, यानी कि 160 जज होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब तुमको समझ आ रहा होगा इतने सारे जजेस एक पर्टिकुलर शहर में, एक पर्टिकुलर स्टेट में। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंचेस भी हैं। बेंचेस का मतलब होता है कि हमने पूरी की पूरी जोग्राफिकली एक स्टेट को डिवाइड कर दिया बेटर सर्व करने के लिए, कि ज्यादा नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है उसकी दो बेंचेस हैं, वन इन इंदौर एंड सेकेंड वन इन ग्वालियर। तो इस तरह से अलग अलग बेंचेस बना दी जाती हैं। अब इसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है कि सबसे बड़ा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट का है। तो यहां पे आपको मुंबई हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट प्लस असम गुवाहाटी हाई कोर्ट, दोनों को याद रखना है। इनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑलमोस्ट इक्वल है। ये बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स पे भी इनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो आपको समझ आ रहा होगा कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद गोवा। अब इंडिया में जो बहुत छोटे स्टेट्स हैं, बहुत छोटे रीजन्स हैं, बहुत छोटी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन टेरिटरीज में हम लोग अलग से हाईकोर्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहां पे फीजिबल नहीं है उस हाईकोर्ट को बनाना। उस हाईकोर्ट की बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि छोटी सी टेरिटरी है। तो इस तरह से जैसे गोवा में हमने अलग से हाई कोर्ट नहीं बनाया है, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से उसका काम चल जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट से। अब उसके बाद आपको पता होगा इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है दादर एंड नागर हवेली, तो वहां पे भी ये आ जाता है। दमन एंड दीव, वहां पे भी आ जाता है। तो इस पूरे एरिया को रूल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस पूरे एरिया का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। गुवाहाटी में सेम चीज होती है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में फर्स्ट आ जाता है असम, उसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम शायद आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। उसके बाद आ जाएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
तो ये चारों टेरिटरीज इस तरह से कवर की जाती हैं। ये दोनों आपको याद रखते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इंडिया में तीन यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास हाई कोर्ट है। फर्स्ट, दिल्ली के पास अपना एक हाई कोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना हाई कोर्ट है, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट होते थे, तो लद्दाख के पास भी अपना हाई कोर्ट होता था, लेकिन अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो अब उस यूनियन टेरिटरी का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड तीसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको शायद पता ही होगा, कॉमन कैपिटल है ऑफ टू स्टेट्स। तो आपको दोनों स्टेट का नाम भी याद रखना है, पंजाब एंड हरियाणा। तो इन दोनों का हाई कोर्ट जो है वो लाई करता है इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ एक अलग सा एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना होगा। बाकी इन दोनों स्टेट्स में सेपरेट हाई कोर्ट्स हैं इनके पास। अब अगर हमें इंडिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो उसके लिए एक आर्टिकल हमारे पास गिवन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिस आर्टिकल से हमने अपॉइंट किया था उसी के आगे एक क्लॉज लिख दिया है इन्होंने, क्लॉज 4। क्लॉज 4 से हम इंडिया के किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल को हम लोग कहते हैं इंडिया में इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट में आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट। वन मेरा है ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट। ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट जो होता है वो होता है मिसबिहेवियर, कोई भी जज मिसबिहेव कर रहा है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, और इनकैपेसिटी। सेकेंड, यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, ये जो प्रोसेस होता है इसको रन किया जाता है इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जहां पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो अगर यश नाम का एक जज है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उस जज को अगर रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को कहेंगे इम्पीचमेंट, कि उसका इम्पीचमेंट कर रहे हैं। अब उस इम्पीचमेंट को करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल टेबल करना होगा कि इस जज ने कोई ना कोई मिसबिहेवियर किया है, या फिर ये केपेबल नहीं है उस जगह पे उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो अब उसके लिए 2/3 लोगों को लोकसभा राज्यसभा में वोट करना होगा मेरे अगेंस्ट में। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से किसी भी जज को हटाया जा सकता है। एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होते हैं मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 से होते हैं। यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये होते हैं आर्टिकल 217 से। तो इन दोनों आर्टिकल्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दोनों आर्टिकल्स में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, तो आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू कमेंट्स। एंड पैरेलली आप अगर मुझे रीच करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हो जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और थर्ड एंड लास्ट थिंग, कि अगर आपको मेरी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इन जी के प्रेपरेशन, तो आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हो जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।